एपिसोड का आगाज एक निहायत ही गमगीन और संजीदा मंजर से होता है, जहां मूसलाधार बारिश हो रही है। आसमान से गिरती हुई बूंदें मानो जमीन के दुख में शरीक हों। एक सुनसान पहाड़ी के किनारे पर सर डंकन, जिन्हें प्यार से सब डंक कहते हैं और जो अपने लंबे कदोकाठ की वजह से द टॉल के नाम से मशहूर हैं, अकेले खड़े हैं। डंक का दिल भारी है क्योंकि वो अपने पुराने मालिक और उस्ताद सर आर्लन ऑफ पेनीट्री को मिट्टी दे रहे हैं। आर्लन, जो एक लंबे अरसे तक डंक के लिए बाप जैसी हैसियत रखते थे, अब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। डंक के 3 घोड़े वहां खड़े इस मंजर को खामोशी से देख रहे हैं, जैसे वो भी इस दुख को समझ रहे हों। अपने उस्ताद को दफन करने के बाद डंक उनकी तलवार उठाता है। ये तलवार सिर्फ लोहे का टुकड़ा नहीं, बल्कि उसकी जिम्मेदारी और उसकी विरासत की अलामत है। डंक के ख्वाबों में एक अजीम और इज्जतदार इंसान बनने की चाह है। वो चाहता है कि वो एक ऐसा नाइट बने जो सच्चाई और बहादुरी की मिसाल हो। लेकिन वो जिस दुनिया में रहता है, वहाँ शराफत से ज्यादा चोर उचक्कों और पीठ पीछे वार करने वालों का बोलबाला है। इस फरेबी दुनिया में एक नेक इंसान बनकर रहना उतना आसान नहीं जितना कि कहानियों में सुनाई देता है। मगर डंक का इरादा पुख्ता है। अपने उस्ताद की मौत के बाद डंक ने फैसला किया कि वो अब रुकेगा नहीं, बल्कि अपनी किस्मत आजमाने के लिए आगे बढ़ेगा। उसने एशफोर्ड मेडो की तरफ जाने का इरादा किया, जहां एक बड़ा टूर्नामेंट होने वाला था। डंक ने अपने उस्ताद सर आलन की तलवार, ढाल और उनके घोड़े अपनाए, ये दावा करते हुए कि अब ये सब उसका है। ये उसकी नई शुरुआत थी, एक हेज नाइट के तौर पर। गांव पहुंचने से पहले रास्ते में डंक एक छोटी सी सराय इन पर रुकता है, ताकि कुछ देर आराम कर सके और अगले सफर की तैयारी कर सके। ये सराय बिल्कुल शांत और खामोश थी। वहां का माहौल बहुत ठंडा था। टैवर्न के अंदर बमुश्किल ही कोई रूह नजर आ रही थी। ज्यादातर लोग आसपास के इलाकों से निकलकर टूर्नामेंट देखने के लिए गए हुए थे, जहां कई नामवर नाइट्स आपस में मुकाबला करने वाले थे। सराय के अंदर सिर्फ एक आदमी बैठा हुआ था। जब वो आदमी वहां से जाने लगा, तो उसने पेमेंट के लिए जो सिक्का दिया, उस पर टारगेरियन खानदान का निशान यानी ड्रैगन बना हुआ था। वो शख्स चुपचाप वहां से अपने कमरे की तरफ चला गया, जिससे एक पुरअसरार फिजा कायम हो गई। डंक का प्लान था कि वो उसी रात एशफोर्ड के लिए निकल जाए, लेकिन उसकी मुलाकात वहां एक अजीब और नटखट लड़के से होती है जिसका नाम एग है। डंक अभी तैयारी ही कर रहा था कि उसने देखा कि एग उसके एक घोड़े, जिसका नाम थंडर है, उस पर सवार होने की कोशिश कर रहा है या उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है। डंक ने उसे पकड़ लिया और पहली ही मुलाकात में दोनों के दरमियान कुछ हल्की फुल्की नोकझोंक हुई। एग बातों का बहुत तेज और हाजिर जवाब था, और उसकी शोखी देखकर डंक भी थोड़ा हैरान हुआ। इस छोटी सी बातचीत के दौरान डंक ने अपनी उम्मीदों और ख्वाबों का जिक्र किया कि वो जिंदगी में क्या बनना चाहता है। हालांकि एग एक बच्चा था, लेकिन उसने डंक की बातों को ध्यान से सुना। थोड़ी देर बाद डंक वहां से निकल पड़ा और सड़क पर वापस अकेला हो गया, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए, जहां उसका मुस्तकबिल उसका इंतजार कर रहा था। जब डंक आखिरकार एशफोर्ड पहुंचता है, तो वहां का माहौल बिल्कुल अलग होता है। हर तरफ टूर्नामेंट की तैयारियां हो रही होती हैं। डंक वहां के मास्टर ऑफ गेम्स, जिनका नाम प्लमर है, उनसे मुलाकात करता है। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए जरूरी था कि इंसान एक नाइट हो। डंक ने प्लमर से झूठ बोला और एक कहानी बनाई कि सर आलन ने मरने से पहले उसे नाइट बना दिया था। हकीकत ये थी कि सर आलन ने ऐसा कुछ नहीं किया था। वो बस डंक को सिखाते थे, मगर उन्होंने उसे नाइट की उपाधि नहीं दी थी। प्लमर एक तजर्बेकार आदमी था। उसने साफ कर दिया कि बिना किसी गवाह के जो इस बात की तस्दीक कर सके, डंक की बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। ये डंक के लिए एक बड़ी रुकावट थी। अगर वो टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाया, तो उसके सारे ख्वाब यहीं दम तोड़ देंगे। इसके अलावा एक और बड़ा मसला ये था कि अगर किसी चमत्कार से डंक को नाइट मान भी लिया जाए और वो टूर्नामेंट में शामिल हो जाए, तो हार का खतरा सर पर मंडरा रहा था। टूर्नामेंट के उसूल बहुत सख्त थे। अगर डंक लड़ते हुए हार गया, तो उसे अपने हथियार, अपनी आर्मर और अपना घोड़ा जीतने वाले को सौंपना पड़ेगा। डंक के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उन चीज़ों को वापस खरीद सके। वो बिल्कुल कंगाल था और उसकी पूरी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ जीतने पर टिकी हुई थी। हार का मतलब था सड़क पर आ जाना और सब कुछ खो देना जो उसने अपने उस्ताद से विरासत में पाया था। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि कोई ऐसा शख्स ढूंढा जाए जो उसकी झूठी कहानी की तस्दीक कर सके और उसे नाइट मानने में मदद कर सके। डंक को याद आया कि उसके उस्ताद सर आलन ने हाउस डॉन्डेरियन के लिए लड़ाई लड़ी थी और उनकी खिदमत की थी। इसलिए डंक को उम्मीद थी कि सर मैनफ्रेड डॉन्डेरियन, जो वहां टूर्नामेंट में मौजूद थे, वो शायद उसकी मदद कर देंगे।
वो उन्हें ढूंढने निकला, ये सोचकर कि मैनफ्रेड उसके लिए टूर्नामेंट में एंट्री का टिकट बन सकते हैं। मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जब डंक सर मैनफ्रेड के पास पहुंचा तो पता चला कि वो गहरी नींद में सो रहे हैं और उनसे मिलना नामुमकिन है। पहरेदारों ने उसे मिलने नहीं दिया। डंक बहुत मायूस हुआ। वो वहां से बड़बड़ाता हुआ और परेशानी के आलम में वहां से भटकने लगा। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, क्योंकि बिना किसी मदद के उसका टूर्नामेंट में हिस्सा लेना नामुमकिन लग रहा था। अपनी परेशानी में घूमते हुए डंक की मुलाकात कहानी के दो और अहम किरदारों से होती है, सर स्टेफन फॉसोवे और उनके कजिन रेमंड फॉसोवे। ये दोनों आपस में स्पारिंग कर रहे थे, एक दूसरे से लड़ाई की प्रैक्टिस कर रहे थे। जब डंक वहां पहुंचा तो उन्होंने उसे देखा। स्टेफन थोड़ा अग्रेसिव था और चाहता था कि डंक भी उनके साथ प्रैक्टिस करे, लेकिन डंक ने मना कर दिया। वो पहले ही बहुत उलझन में था और किसी नई मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए उसने पोलाइटली इनकार कर दिया और आगे बढ़ गया। डंक का दिन वैसे ही खराब चल रहा था और चीजें मजीद बिगड़ती गईं जब उसकी कुछ प्रोस्टिट्यूट्स के साथ आमना सामना हुआ, जो कि अच्छी तरह खत्म नहीं हुआ। हर तरफ से निराशा और परेशानी मिल रही थी। तभी रेमंड फॉसोवे, जो कि स्टेफन से काफी अलग मिजाज का था, डंक को ढूंढते हुए उसके पीछे आया। रेमंड ने डंक से माफी मांगी कि उसके कजिन ने उस पर लड़ने के लिए दबाव डाला था। रेमंड एक भला आदमी लग रहा था। उसने डंक का मूड ठीक करने के लिए उसे हाउस बराथियन के टेंट में आने की दावत दी, जहां एक बड़ी पार्टी चल रही थी। डंक के पास और कोई चारा नहीं था और शायद थोड़ी कंपनी उसके गम को कम कर सकती थी, इसलिए वो रेमंड के साथ चला गया। बराथियन के टेंट के अंदर का नज़ारा बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग था। वहां सर लाइनल, जिन्हें लाफिंग स्टॉर्म कहा जाता है, अपने पुरजोश अंदाज में सबको इकट्ठा किए हुए थे। टूर्नामेंट की पुरानी शाम थी और जश्न का माहौल था। शराब बह रही थी और लोग हंसी मजाक में मशगूल थे। जब डंक वहां दाखिल हुआ तो वो वहां के माहौल में बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहा था। वो एक आम सा हेज नाइट था, जबकि वहां बड़े बड़े घरानों के नाइट्स थे। वो एक सोर थम की तरह अलग नजर आ रहा था। साफ दिख रहा था कि वो अपनी औकात से बाहर आ गया है। डंक के पास सर लाइनल को देने के लिए कोई तोहफा नहीं था, जो कि रिवाज के मुताबिक होना चाहिए था, लेकिन उसकी सादगी और सीधापन लाइनल को पसंद आया। डंक ने हिम्मत करके सर लाइनल को बताया कि वो यहाँ सिर्फ खाना खाने, थोड़ा हंसने और नाचने आया है, ताकि उसका मूड बेहतर हो सके। ये बात सुनकर सर लाइनल जोर से हंसे और माहौल हल्का हो गया। नशे के दौर चले और धीरे धीरे उनके दरमियान एक नया रिश्ता बनने लगा। नशे की हालत में सच्चाई ज्यादा आसानी से बाहर आ जाती है। सर लाइनल, जो कि काफी खुश मिजाज लेकिन साफ गो इंसान थे, आखिरकार डंक को बता ही दिया कि वो यहाँ के लिए नहीं बना है। उन्होंने कहा कि डंक अपनी डेप्थ से बाहर है और उसकी जीतने का कोई चांस नहीं है। ये बात कड़वी थी, लेकिन डंक भी अंदर ही अंदर ये जानता था कि मुकाबला बहुत सख्त है। पार्टी खत्म होने के बाद डंक ने एक बार फिर कोशिश की और आखिरकार सर मैनफ्रेड डॉन्डेरियन को ढूंढ ही लिया। मैनफ्रेड उस वक्त अपनी रंग रलियों में मसरूफ थे। उनकी दोनों बाजुओं में औरतें थीं। जब डंक ने उनसे बात करने की कोशिश की और आर्लन ऑफ पेनीट्री का हवाला दिया, तो मैनफ्रेड ने उसकी बात को हल्के में उड़ा दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि उन्हें आर्लन याद नहीं है और वो डंक की कोई मदद नहीं कर सकते। ये डंक के लिए आखिरी उम्मीद थी, जो अब टूट चुकी थी। मैनफ्रेड का ये रवैया डंक के लिए दिल तोड़ने वाला था, क्योंकि उसने यही सोचा था कि आर्लन की वफादारी का सिला उसे मिलेगा, लेकिन यहाँ तो पहचानने से भी इनकार कर दिया गया। रात हो चुकी थी और डंक बुरी तरह हार मान चुका था। वो थका हारा और मायूस होकर वापस अपने कैंप की तरफ लौटा। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वो छोटा लड़का एग वहां मौजूद है। पता चला कि एग एक भेड़ों की गाड़ी यानी लैम्स की गाड़ी के पीछे छुपकर वहां तक पहुंच गया था। डंक हैरान था कि ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन एग ने डंक के आने से पहले ही उसकी काफी मदद कर दी थी। उसने आग जला रखी थी और डंक के मैले कपड़े धो दिए थे। एक छोटे बच्चे की ये मेहनत और लगन देखकर डंक का गुस्सा और थकान कुछ कम हुई। डंक ने महसूस किया कि ये लड़का वाकई काम का है और शायद उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। डंक ने आखिरकार हार मान ली और फैसला किया कि वो एग को अपने साथ रहने की इजाज़त दे देगा। उसने एग से खुलकर बात की और उसे बताया कि एक स्क्वायर बनने का मतलब क्या होता है। ये कोई आसान जिंदगी नहीं है, इसमें मुश्किलात हैं, भूख है और सफ़र की थकान है। डंक ने वादा किया कि वो एग को भूखा नहीं मरने देगा, लेकिन इससे ज़्यादा वो किसी चीज़ की गारंटी नहीं दे सकता। एग ने खुशी खुशी ये शर्त मंजूर कर ली। ये एक नए रिश्ते की शुरुआत थी, एक उस्ताद और शागिर्द की, जो आगे चलकर बहुत गहरा होने वाला था। रात के सन्नाटे में जब दोनों तारों भरे आसमान के नीचे लेटे हुए थे तो एक खूबसूरत मंजर दिखाई दिया। एग ने आसमान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखो, एक तारा टूट रहा है, शूटिंग स्टार है। उसने बड़े यकीन के साथ डंक को समझाया कि ये टूटा हुआ तारा सिर्फ उनके लिए है
और ये इस बात का संकेत है कि किस्मत अब सिर्फ उनकी है। उस बच्चे की बातों में इतना भरोसा था कि डंक को भी लगने लगा कि शायद अब वक्त बदलने वाला है। हालांकि हालात खराब थे, जेब खाली थी और कोई गवाह नहीं था, लेकिन उस टूटे हुए तारे और एग के साथ ने डंक के दिल में एक नई उम्मीद जगा दी थी। कहानी का ये हिस्सा यहीं एक पुरुम्मीद नोट पर खत्म होता है, जहां अंधेरे में भी रोशनी की एक किरण नजर आ रही है, और यहीं एपिसोड एंड होती है।